अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो मैं स्टोरी करने वाला हूँ आपके साथ शेयर, जो अपना मैं वीलॉग करने लगा हूँ, शायद इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग समझें कि मैं शायद आईएसआई के हाथों बिक गया हूँ, मैं गद्दार हूँ, मैं कंप्रोमाइज्ड हो गया हूँ, शायद मेरा किबला दुरुस्त नहीं रहा वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल मुझे यही लगा कि जो बात सच है वो आप तक पहुंचनी चाहिए, और मैं पूरी ईमानदारी से अपनी असेसमेंट इस स्टोरी की बुनियाद पर आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहरहाल अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो लोग इस वीलॉग के आखिर तक मुझे गद्दार ना समझें, और अभी तक अगर उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मेरी रीच बढ़ती है और मेरी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच पाती है, जो कि इस वक्त नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त फायरवॉल पूरे ताकत से मेरे वीलॉग्स पर हमला आवर है। बहरहाल दोस्तों, पिछले हफ्ते की जो सबसे बड़ी स्टोरी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर रही, और जिसकी राख से अभी तक चिंगारियां उठ रही हैं, शोले उठ रहे हैं, धुआं उठ रहा है, वो स्टोरी है जो 5 अमरीकी निजाद पाकिस्तानियों ने DGISI जनरल आसिम मलिक साहब से, जो इस्लामाबाद में उनके घर पर मुलाकात की, उस हवाले से। इस स्टोरी के ब्रेक होने के बाद आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले इस पर सोशल मीडिया की जानिब से बहुत सारा रिएक्शन आया, और ये रिएक्शन इस वक्त भी जारी है। अगर आप दोस्तों पिछले तकरीबन 5 से 7 दिन के पाकिस्तान के जितने भी प्रोमिनेंट वीलॉगर्स हैं, जो कि ज्यादातर तो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, मुझ समेत, अगर आप इनके इस दौरानिए के जितने भी वीलॉग्स हैं वो देख लें, कुछ वीलॉगर्स ऐसे हैं प्रोमिनेंट जो माशाल्लाह दिन में तीन तीन वीलॉग्स करते हैं, लेकिन आपको पिछले 7 दिनों में हर वीलॉग में ये स्टोरी कॉमन नजर आएगी। चाहे वो वीलॉगर मेरी तरह का हो, जो कि शायद हफ्ते में 4 दफा वीलॉग करता है, या कोई ऐसा वीलॉगर जो दिन में 4 वीलॉग्स करता है। अम, इसमें इस कहानी में 5 कैरेक्टर्स मेन थे। जाहिर है आईएसआई एक तरफ थी, और जो 5 कैरेक्टर्स दूसरी तरफ थे, उनमें से 3 डॉक्टर्स थे, आपके नॉलेज में है, उन पर बहुत तनकीद हुई। लेकिन सबसे ज्यादा जो तनकीद का सामना करना पड़ा, और इस वक्त भी करना पड़ रहा है, अमेरिका में मुकीम एक मिलियनेयर बिजनेसमैन जिनका नाम है तनवीर अहमद साहब। दोस्तों, मैंने भी बाकी वीलॉगर्स की तरह अपने पिछले वीलॉग में तनवीर अहमद साहब का जिक्र किया था। मैंने बताया था कि ये एक बिजनेसमैन है, और इन्होंने ये जो मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, इन्होंने ये फैसिलिटेट की थी। आईएसआई के साथ इनके रवाबित हुए, या रवाबत थे पहले से, और इन्होंने ये मीटिंग अरेंज करवाई। तो इसी वजह से शायद इस वक्त जो सबसे ज्यादा निशाना है वो इनकी जात है। बहरहाल मैंने अपने पिछले वीलॉग में कहा था कि मैं तनवीर अहमद साहब को नहीं था जानता उस वक्त तक। ये परसों मैंने वीलॉग रिकॉर्ड करवाया था, उसमें मैंने कहा था कि मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है, या जो मुझे समझ आई है, मुझे उनकी कोई इतनी गलती नजर नहीं आती, बल्कि मुझे उनकी बिल्कुल भी गलती नजर नहीं आती। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उस वक्त तक, आपकी तवसत से या सोशल मीडिया की तवसत से, लेकिन फिर भी उनके ऊपर इतनी तनकीद क्यों हो रही थी? इस वीलॉग को करने के बाद मैंने फिर इस पे मजीद थोड़ा सा काम किया। मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो अमेरिका में मुकीम है उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, और आखिरकार मेरी बात तनवीर अहमद साहब से कल रात को हुई, प्लेजेंटली। ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, ये काफी देर जारी रही, तकरीबन 25 1 मिनट, रफली +- 2 मिनट्स आप कर लें। तनवीर अहमद साहब ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, और तनवीर अहमद साहब की इजाजत से मैं इस टेलीफोनिक कॉल का हवाला दे रहा हूं, और ये स्टोरी बेस है उस टेलीफोनिक कॉल की बुनियाद पर। बहरहाल तनवीर साहब को मैंने इनवाइट किया कि आप अगर काइंडली तशरीफ लाएं मेरे प्लेटफॉर्म पर, और यही बातें आके आप अगर वीडियो पे करना चाहें, यूट्यूब पे करना चाहें। लेकिन तनवीर अहमद साहब जहनी तौर पर शदीद स्ट्रेस का शिकार थे, डिप्रेशन में थे,
वो समझ रहे थे कि शायद उनके अल्फाज इस वक्त उनकी ज़हनी कैफियत की वजह से उनकी आवाज़ और उनके अल्फाज एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे, और वो ये समझ रहे थे कि जब तक वो थोड़ा बहुत फोकस ना हो जाएं, वो इस तरह के किसी भी इंटरव्यू के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको मेरे साथ वो बैठे हुए नजर आए। तनवीर साहब का मैंने जिस तरह पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि वो एक बिजनेसमैन है। वो उनके ताल्लुकात पाकिस्तान में तमामी सियासी जमातों से हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, और उनके ताल्लुकात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी हैं। ऐसे लोग, मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हर माशरे की जरूरत होते हैं कि जो सबके दोस्त हों और दुश्मन किसी के ना हो, क्योंकि यही वो पोर्टल्स होते हैं जिनके थ्रू हम वक्त आने पर आपस में मुज़ाकरात करते हैं, या ये हमेशा से दुनिया की तारीख में होता आया है। बहरहाल तनवीर साहब ने कल रात को मुझे बताया कि दो कि उनका उनकी ताल्लुकात तमाम ही लोगों से अच्छे हैं, तमाम ही सियासी पार्टियों से, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन वो इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले 2 रोज पहले, आज से तकरीबन आतिफ खान साहब जो अमेरिका में मुकीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उन पर भी जाहिर है बहुत सारी इस वक्त तनकीद हो रही है। उन्होंने सभी काजमी साहब के प्रोग्राम में 2-3 इंकशाफात किए तनवीर अहमद साहब के हवाले से। एक इंकशाफ उन्होंने ये किया कि पिछले 3 से 4 माह में या 5 माह में तनवीर अहमद साहब की इमरान खान साहब से 5 मुलाकातें हो चुकी हैं जो कि उनके नॉलेज में है। आतिफ खान साहब ने यह कहा था। उसके अलावा आतिफ खान साहब ने यह भी बताया कि जब इमरान खान साहब पर हमला हुआ था वजीराबाद में, और फिर उसके बाद भगदड़ मच गई थी, उसके नतीजे में शायद कोई खातून सहाफी थी वो शहीद हो गई थी उस भगदड़ के नतीजे में, जिसके बाद इमरान खान साहब उनके घर तशरीफ लेके गए, और उस वक्त भी जो तनवीर अहमद साहब थे वो इमरान खान साहब के हमरा थे, और तनवीर अहमद साहब ने उस खातून के जो घर वाले थे उन्हें एक अच्छी खासी रकम का, जाहिर है उनकी जिंदगी की कीमत तो वो नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से उन्हें अच्छा खासी रकम का एक चेक दिया ताकि उनकी कुछ जो है ना माली मदद हो सके। बहरहाल इन चीजों को दोबारा रिपीट करने का मकसद ये है कि कम से कम हम इस्टेब्लिश कर लें कि तनवीर अहमद साहब इमरान खान साहब के करीब थे या नहीं थे। अब मैंने जब तनवीर अहमद साहब से कल रात को पूछा कि क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि आपकी इमरान खान से पिछले कुछ माह में 5 मुलाकातें हुई हैं जो कि आतिफ खान साहब ने क्लेम किया, तो तनवीर अहमद साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे जवाब दिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि 5 मुलाकातें वो हैं जिनका इल्म आतिफ खान साहब को है, लेकिन मुलाकातें इससे ज्यादा थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे वो बताएं कि कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं। इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने बात किसी और तरफ मोड़ दी। बहरहाल तनवीर अहमद साहब ने इंटरेस्टिंगली कल रात को क्लेम किया कि 2 नवंबर 2024 में ये जो इस्लामाबाद में जो सानहा हुआ था उससे पहले मामलात तय पा चुके थे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के तनवीर अहमद साहब के थ्रू। ये उनका क्लेम है। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल मुझे दी समझाने के लिए। ये मिसाल मैं उन्हीं की जुबानी, यानी कि उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, मैं उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसका नतीजा आप खुद निकाल सकते हैं। तनवीर अहमद साहब के बकौल नवंबर में जो डील थी वो इस हद तक हो चुकी थी कि उन्होंने, तनवीर अहमद साहब ने, 2 अशखास थे जिनके हाथ अडयाला जेल की चाबियां भिजवाई कि वो जाकर ताला खोल के इमरान खान साहब को बाहर निकाल लें और अपने साथ ले आए। लेकिन वो 2 अशखास जिनका इन्होंने नाम नहीं बताया मुझे, बहरहाल मैं उम्मीद करता हूं कि वक्त आने पर इंशाल्लाह ये मुझसे जरूर शेयर करेंगे और मैं फिर इनकी इजाजत से आपके साथ वो शेयर करूंगा। बहरहाल ये 2 अशखास जब अडयाला जेल पहुंचे तो उससे पहले इन्होंने उस चाबी को तोड़ दिया ताकि वो ताला ना खुल सके। बहरहाल अब एक सवाल ये जो अक्सर उठाया जाता है, बहुत सारे प्रोमिनेंट व्लॉगर्स जिनकी बहुत कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक है, इंडिपेंडेंट मीडिया से भी ताल्लुक है,
लेकिन उन्होंने बारहा जिक्र किया अपने वीलॉग्स में कि तनवीर अहमद, जाहिर है उस वक्त तनवीर अहमद साहब का नाम नहीं लिया गया, ये माजी की मैं बात बता रहा हूं, पिछले कुछ महीने में तनवीर अहमद साहब का नाम अब लिया जा रहा है। लेकिन अब माजी के जो उन्होंने वाकयात बताए हैं उसमें बताया जा रहा है कि उस वक्त जिनका नाम नहीं था लिया गया वो तनवीर अहमद साहब थे। तो उन हजरात के बकौल इमरान खान साहब से इनकी जब पहली मुलाकात हुई उसके बाद तनवीर अहमद साहब वापस चले गए, लेकिन तनवीर अहमद साहब जब दूसरी दफा मिलने गए तो इमरान खान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया। अगर अब आप आतिफ खान साहब का इंटरव्यू सुने जो उन्होंने सदीक आजमी के प्रोग्राम में दिया, तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि इमरान खान साहब से जब दूसरी मुलाकात करने के लिए तनवीर अहमद साहब गए अडियाला जेल, तो इमरान खान साहब की तबीयत नासाज थी। तो इमरान खान साहब ने कुछ मोहलत मांगी कि उन्हें कुछ थोड़ा सा टाइम दें कि उनकी कुछ तबीयत बेहतर हो जाए तो वो आके मुलाकात करेंगे। और फिर हुआ भी यही, शायद कि आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद इमरान खान साहब आके दोबारा मिले तनवीर अहमद साहब को, और तनवीर अहमद साहब ने इसको कंफर्म किया है। और फिर उसके बाद मैंने जिस तरह से किया कि आतिफ खान साहब ने क्लेम किया कि तनवीर अहमद साहब की 5 मुलाकातें कम से कम उनके नॉलेज में है, और तनवीर अहमद साहब भी इस बात को ऑन कर रहे हैं कि उनकी 5 मुलाकातें इमरान खान साहब से हुई, जिनकी इंफॉर्मेशन आतिफ खान साहब के पास है, लेकिन और भी मुलाकातें हैं जिस पर उन्होंने कोई जवाब, कोई नंबर उन्होंने मुझे नहीं बताया। तो आतिफ खान साहब के बकौल और तनवीर अहमद साहब के बकौल ये तमाम वाकयात साबित करते हैं कि तनवीर अहमद साहब के ताल्लुकात इमरान खान साहब से बहुत करीबी थे और हैं। अब तनवीर साहब का जो गिला है वो ये है कि ये मुल्क उनका है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। वो कहते हैं कि उन्होंने बेशुमार पैसा लगाया, बेशुमार वक्त लगाया, बहुत सारा रिस्क उठाया अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जान को लेकर, और लेकिन इसके नतीजे में उन्हें कामयाबी भी हासिल हो रही थी। कामयाबी का मयार ये था कि इमरान खान साहब से नेगोशिएशन जारी थी और पॉजिटिव डायरेक्शन में चीजें मूव कर रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक इनको बैश करना शुरू कर दिया गया, इनकी बैशिंग शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। तनवीर अहमद साहब कोई मीडिया पर्सन नहीं है, वो उनके बकौल ऐसी निगोसिएशन जब भी होती हैं वो बैकडोर से ही होती हैं, और ऐसी निगोसिएशन को हमेशा खुफिया ही रखा जाता है, ताकि क्योंकि अगर ऐसी निगोसिएशन आम लोगों के सामने होना शुरू हो जाए तो उस पर फिर बहुत सारी बातें होंगी और अनड्यू प्रेशर पड़ेगा किसी एक पार्टी पर या दोनों पार्टीज पर, जिससे जो नताइज हैं वो मुतासर हो सकते हैं। और फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए तनवीर अहमद साहब ने कहा कि इस मौके पर इस निगोसिएशन जो हुई इस्लामाबाद में, उसकी खबर जब बाहर आई तो उसका अंजाम क्या हुआ आपने देख लिया, और उनको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी और जो सबूत है उसकी जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। बहरहाल तनवीर अहमद साहब का क्लेम ये था कि DGISI जो थे वो पूरी ईमानदारी के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे, और तनवीर अहमद साहब के बकौल उनके पास कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो DGISI की नीयत पर शक कर सकें, क्योंकि DGISI के साथ वो डायरेक्ट राब्ते में थे बहुत ही ज्यादा अरसे से, और बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका तनवीर अहमद साहब को पता था। तो उनके बकौल उनके पास कोई ऐसी रीजन नहीं है कि वो शक कर सकें कि DGISI की कोई इंटेंशन नहीं थी इस किस्म की कि ये निगोसिएशन आगे चले। मेरा बहरहाल जाती ख्याल इसमें यह है कि जो हालिया डेवलपमेंट्स हुई हैं खासकर अमेरिका में, शायद उसकी वजह से DGISI वाकई इस वक्त संजीदा थे इन मुज़ाकरात को लेकर। फिर आपने दोस्तों यही देखा कि आज से 2 रोज पहले, बल्कि 1 रोज पहले, कल बैरिस्टर सैफ साहब और अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल गए। हालांकि उनकी इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन नहीं था, और फिर वहां पर तकरीबन उन्होंने 2.5 से 3 घंटे गुजारे, और इसमें भी बैरिस्टर सैफ साहब जो थे वो शायद पहले वो इमरान खान साहब से मिले, और फिर मीटिंग के दरमियान में उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी अंदर बुलवा लिया। अब एक अमूमी तासुर पाकिस्तानी अवाम की नजरों में यही है कि बैरिस्टर सैफ साहब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड
शख्स हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो दोनों तरफ खेलना पसंद करते हैं, जिसका आज उन्होंने इकरार भी किया। बहरहाल, अब जो लोग तनवीर अहमद साहब पर तनकीद कर रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है? तनवीर अहमद साहब एक तो समझते हैं कि उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों का यह ख्याल है कि वो चौधरी बन सकते थे इस मौके पर, लेकिन चूंकि उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया तो वो चौधरी नहीं बन सके, और ये मंतक मेरी समझ में बिल्कुल आती है। दूसरी वजह यह है कि तनवीर अहमद साहब के बकौल के बहुत सारे लोग ऐसे थे जो समझते थे कि उन्हें हर मौके पर हर स्टेप में इन्वॉल्व किया जाएगा, लेकिन चूंकि ये बैकडोर डिप्लोमेसी थी, इसमें हर किसी को इन्वॉल्व नहीं था किया जा सकता, सीक्रेसी रखना दरकार थी, इसलिए उन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, और इस वजह से वो शायद नाराज है, विच अगेन मेक सेंस। फिर बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स, इंक्लूडिंग बी लॉकर्स, इंक्लूडिंग माई सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैं किसी और पर तनकीद शायद नहीं करना चाहूंगा। हमारी या मोस्टली लोगों की जो सारी मेहनत है पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ महीनों में, कम से कम वीलॉग्स को लेकर या सोशल मीडिया को लेकर, वो इस बात पर है कि कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही, कोई बैकडोर निगोसिएशंस नहीं हो रही, और हमारी जितनी असेसमेंट्स हमने की या जितने तजियात किए या जो भी हमने नताइज आपके साथ शेयर किए, वो इस बुनियाद पर थे कि किसी किस्म की निगोसिएशंस नहीं हो रही। अब हमारे लिए ये एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि निगोसिएशन हो रही थी, क्योंकि इसके अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें, जो कि हमें अब करना पड़ेगा, तो उसके नतीजे में जो हमारी असेसमेंट्स थी, वो या हमने जो रिजल्ट्स निकाले थे, वो बहुत सारे खराब हो जाते हैं, वो रॉन्ग हो जाते हैं, हम गलत साबित होते हैं। फिर दोस्तों, तनवीर अहमद साहब का ये भी ख्याल है कि बहुत से व्लॉगर्स का इससे रोजी रोटी इसी बात से चलती है कि वो सनसनी फैलाते हैं। अगर वो सनसनी ना फैलाएं तो उनकी व्यूअरशिप नहीं होगी, अगर उनकी व्यूअरशिप नहीं होगी तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ये बहरहाल उनका ज़ाती ख्याल है, मैं इस बात से इत्तेफाक शायद बहुत हद तक नहीं करता। मैं बहरहाल एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा अपने नाज़रीन को कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैं इससे किसी किस्म का माली फायदा हासिल नहीं करता, बल्कि इसको रन करने के लिए मुझे पैसे लगाने पड़ते हैं अपनी जेब से हर माह, जो कि मैं देता हूं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैंने इसको मोनेटाइज करवा लिया तो शायद वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए और कल को मुझे ये सुनना ना पड़े किसी से कि आप पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो बहरहाल मैं सोचा कि मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर भी एक जो है ना वो दे दूं। बहरहाल जी, बात करते हैं अब एक और बड़ी वजह, जो कि मेरी असेसमेंट है। तनवीर साहब ने इस बात पर मुझे कोई हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। वो ये है कि लोग इस वक्त जो हैं, दोनों तरफ के लोग, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या एंटी एस्टेब्लिशमेंट हों, ये तमाम ही लोग इस वक्त, या कम से कम अगर मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोगों की बात करूं, अपनी बात करूं, हम हाई प्रिंसिपल्स पर इस वक्त खड़े हुए हैं, या कम से कम जो हमारी नजर में एक हाई मॉरल ग्राउंड्स हैं, हम उस पर खड़ा हुए हैं। वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मेरी नजर में वो ठीक है, इसलिए मैं उस पर खड़ा हूं। मैं एक्सट्रीम पोजीशन लेके खड़ा हुआ हूं इस वक्त। मैं या मुझ जैसे बाकी अफराद वो सारे जज्बात से मगलूब हैं। हमारी नजर में मजाहमत ही वाहिद रास्ता है। खासकर 26 नवंबर को जो जुल्म इस्लामाबाद में किया गया, उसके बाद मुझ समेत बहुत सारे लोगों को कोई शक नहीं कि मजाहमत ही वाहिद और आखिरी रास्ता है। अब हमारे जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। अब अगर आप देखें तो मुझ जैसे लोगों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, पाकिस्तान में एफआईए की कोई लिस्ट होगी उसमें नाम होगा, बहुत सारे पर्चे हमारे खिलाफ कटे हुए होंगे। हमें यहां पर बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर भी हमेशा जान का धड़का लगा रहता है, क्योंकि नंबर वन के हाथ हम समझते हैं, हम जानते हैं कि बहुत लंबे हैं। पाकिस्तान हम लोग वापस नहीं जा सकते।
हमारी फैमिलीज जो पाकिस्तान में हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको तंग किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। मेरी को तो कोई खास प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में नहीं है, बहरहाल जिन लोगों की है उनकी प्रॉपर्टीज को पाकिस्तान में जब्त कर लिया गया है, बहुत सारों को। तो हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर ये है कि हम जुल्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये मेरा स्टांस है या ये हमारा स्टांस है। बहरहाल इतना कुछ होने के बावजूद, इतना जोर लगाने के बावजूद, इतना अरसा गुजर चुका है, 3 साल कमोबेश गुजर चुके हैं आज, लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले। तो हमारे स्टेक्स तो डेफिनेटली हाई हैं। लेकिन मुझ समेत तमाम भाइयों को याद रखना चाहिए जो इस वक्त तनकीद कर रहे हैं तनवीर अहमद साहब पे, या तनकीद नहीं भी कर रहे, कि इस्टेब्लिशमेंट के स्टेक्स भी इस मौके पर बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने बिलाशुबा बहुत सारी गलतियां की और बहुत सारे क्राइम्स भी किए। अगर वो सब कुछ हम हमारे हाथ में दे दें इस वक्त, या जिस तरफ हम खड़े हुए हैं उस तरफ वो सारा कुछ दे दें, तो वो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेंगे, कम से कम ये वो समझते हैं। तो दोस्तों, जो असेसमेंट है मेरी, वो यही है कि आखिर में तो मुज़ाकरात ही होने हैं। कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी ही चलेगी। अगर इसी तरह तनकीद हम करते रहे तनवीर अहमद साहब पे, उन पाकिस्तानी फिजिशियंस पे जो कि गए नेक नीयति के साथ, या कोई ऐसे लोग जो कि मुस्तकबिल में इस तरह के कॉन्टेक्स्ट को इस्टेब्लिश करवा सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, इमरान खान साहब के दरमियान, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, और फॉर्म 47 की हुकूमत के दरमियान, तो मुझे डर यह है कि इतनी तनकीद सुनने के बाद शायद ऐसे लोग खुद को ऐसे मामलात से दूर ही रखें। मेरा ख्याल है कि इतनी तनकीद जितनी हो चुकी है तनवीर अहमद साहब पे, इससे सिर्फ जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उस पे सिर्फ तफरीक बढ़ेगी, जो कि हमें नजर भी आ रही है। और इससे जो एक बड़ी कॉज जिसके लिए हम सारे कोशिशें कर रहे हैं, उस कॉज को नुकसान पहुंचेगा। तनवीर अहमद साहब की जात को शायद कोई खास नुकसान ना पहुंचा पाए आप लोग। अब एक आम सवाल जो बहुत सारे वीलॉगर्स उठा रहे हैं कि मुज़ाकरात का मैंडेट तनवीर अहमद साहब को किसने दिया था। तो मैं जवाब उसका देना चाहूंगा। कुछ मेरी असेसमेंट है, कुछ तनवीर साहब के अल्फाज हैं कि ये मुज़ाकरात नहीं थे, ये पैगाम रसानी थी जो कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान हो रही थी इन लोगों के थ्रू। हाँ, असल जब मुज़ाकरात होंगे या हो रहे हैं, वो इमरान खान साहब से ही होंगे या इमरान खान साहब से ही हैं। अब बहुत सारे दोस्त ये सवाल उठाते हैं कि इमरान खान साहब तो डयाला जेल में बैठे हुए हैं, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले जाके उनसे जाके डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर लेते। तो दोस्तों, यहां पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब की रिहाई इस जदोजहद का एक कदम है, एक अहम संगे मील है, जिस जदोजहद के लिए इमरान खान साहब भी जेल में बैठे हैं। और वो जदोजहद है हकीकी आजादी को हासिल करना। आपके ख्याल में सोशल मीडिया पिछले 3 सालों में मार खाने के बाद जितना किस वक्त स्ट्रांग हो गया है, जितना ताकतवर हो गया है, जितना ढीठ हो चुका है, आपके ख्याल में क्या इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलने के बाद सोशल मीडिया को कंट्रोल कर पाएंगे? अगर सोशल मीडिया को किसी मौके पर लगता है कि इमरान खान साहब कोई काम ठीक नहीं कर रहे, तो सोशल मीडिया पर बहुत सारा रिएक्शन आएगा। और ये रिएक्शन सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं रहेगा, ये रिफ्लेक्ट होगा पाकिस्तान की सोसाइटी में भी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का अच्छी तरह अंदाजा है। तो शायद इस वजह से वो आखिर में जो बात होगी या बातचीत जो चल रही है वो इमरान खान साहब से ही होगी। डील उन्हीं के साथ की जाएगी किसी भी किस्म की। लेकिन ये जो मैंने आपको सोशल मीडिया की मिसाल एक दी है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। हम सब ने अपने अपने स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई कर लिए हैं, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया। तो हमें भी कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को किसी ना किसी लेवल पर आकर हमें भी इंगेज करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बहरहाल एक आखिरी बात मैं करता चलूं कि मुझ समेत इस वक्त जो लोग तनकीद कर रहे हैं इन मुज़ाकरात को लेकर, हमें याद रखना चाहिए कि मुज़ाकरात के लिए, या ये जो पैगाम रसानी जिसे मैंने नाम दिया,
इस काम के लिए हम मुकम्मल तौर पर नामौजू हैं, क्योंकि हमने एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है। इस एक्सट्रीम पोजीशन लेने की अपनी अहमियत है। प्रेशर टैक्टिक्स हैं जो कि हम अप्लाई कर रहे हैं इस एक्सट्रीम पोजीशन को लेकर, और शायद इसी का ये नतीजा है कि इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि नेगोशिएशन की बाज़गश्त आपको सुनाई देती है। लेकिन आपको दोस्तों ये भी याद रखना है कि मुज़ाकरात के लिए चेहरे जो आपको चाहिए वो मुझ जैसे या आप जैसे शायद नहीं होते। वो तनवीर अहमद साहब जैसे होते हैं, वो माजी में अगर मैं बात करूं तो मलिक रियाज साहब जैसे होते हैं, पाकिस्तान में बैरिस्टर साहब जैसे होते हैं। तो मेरे ख्याल में इन लोगों की अपनी जगह है, हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए उस वक्त तक जब तक हमें यकीन ना हो कि हमारे साथ धोखा हुआ है। बहरहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मैं जल्द ही तनवीर अहमद साहब को अपने प्रोग्राम में अपने साथ बिठाकर इसी मौजू पर मजीद तफसील से बात करूंगा। मुझे अपने अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए, और मैंने जिस तरह रिक्वेस्ट की कि अगर आप अब तक समझते हैं कि मैं गद्दार नहीं हूं, या मैं आईएसआई का एजेंट नहीं हूं, या मैं अभी तक इम्प्रोवाइज नहीं हुआ, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।